नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के प्रवासी श्रमिकों के साथ हुई कथित हिंसा मामले में तमिलनाडु की पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले गई। 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में मनीष की पेशी कराई जाएगी। तमिलनाडु जाते समय पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने बहुत कुछ कहा। आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है। गलत बात है। आप जाके देख सकते हैं। बिहार पुलिस पर भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं। ये बड़ी बात विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने तब कही जब उसे ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। हमारे बिहार के नेता बिहार के बर्बादी। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है। उनका मुझे भरोसा है। मुझे बिहार पुलिस पे तमिलनाडु पुलिस नेताओं पे भरोसा नहीं। तमिलनाडु ले जाने के क्रम में पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर मनीष ने बिहार के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाए। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। भैया, सरेंडर करने के बाद ये पहला मौका था जब मनीष कश्यप ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान मनीष के निशाने पर बिहार के नेता रहे। बिहार के मजदूरों के लिए सबको जीतना है। इसी हाल में कब हमारा बिहार बदलेगा, वरना दूसरे राज्यों में हम जाके हमारे बिहार के नेता दोषी है बिहार के बर्बादी। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में खुद को निर्दोष बताया। रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। अरे आप मानते हैं आप? आपसे गलती हुई है। मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना। आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल आरोप है। पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है, आपने लिए हैं शायद किसी नेता के नाम। सब झूठ है। हाँ। पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने का आरोप है, जिस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने 5 दिनों तक मनीष से पूछताछ की और अब ट्रांजिट रिमांड पर उसे तमिलनाडु ले जाया गया है, जहां 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही 2024 में पीएम बनने की इच्छा को लेकर सीधे तौर पर कुछ ना कहें, लेकिन उनकी बातें इस ओर इशारा जरूर करती हैं। बुधवार को नीतीश का दिया बयान यही बताता है कि 2024 की लड़ाई में वे विपक्षी एकता के जरिए ही मैदान में कूदना चाहते हैं। ये और बात है कि नीतीश की इच्छा इंतजार में बदल रही है। – 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की लड़ाई की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मिशन में जुट गए हैं, लेकिन विपक्षी एकता की चिंता अब भी नीतीश कुमार को सता रही है। तभी वे बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता क्यों जरूरी है। बुधवार को सम्राट अशोक की जयंती समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में नीतीश का ये बयान सुनना जरूरी है। जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष में ज्यादा से ज्यादा पार्टियां और नेता एकजुट हों, ये उनकी इच्छा है, यही ख्वाब है। 2024 के रण में बीजेपी को पटखनी देने को लेकर विपक्षी रणनीति की, लेकिन नीतीश को विपक्षी पार्टियों के रुख का इंतजार ही है। अब सवाल है कि सीएम नीतीश को ये क्यों कहना पड़ा? मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि वे विपक्षी पार्टियों के संकेतों का इंतजार ही कर रहे हैं? तो इसकी वजह साफ है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार भले ही
सबको साथ लाने की कोशिशों में जुटे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी विरोधियों के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी खेमे में केवल नीतीश ही नहीं, राहुल गांधी, मायावती, के चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं। इन सब के बीच नीतीश कुमार का ये बयान बताने के लिए काफी है कि विपक्ष कितना एकजुट है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी अध्यक्ष बने तो बीजेपी अति उत्साहित नजर आ रही है। पटना में पोस्टर के जरिए विरोधियों पर बीजेपी हमले कर रही है, तो खुद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया देना भी मुनासिब नहीं समझते। जबकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तुलना बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी सम्राट में योगी का अक्ष देख रही है। आखिर क्यों सम्राट पर छिड़ा है सियासी संग्राम, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। किया कौन लाया आरजेडी में, और उसका हाथ छोड़ कर क्या किया आपको जेडीयू में, आप चला गया है उधर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ, लेकिन सम्राट को लेकर सियासत वाया बीजेपी गर्मा गई है। नीतीश भले सम्राट चौधरी पर बयान देना भी मुनासिब न समझते हों, लेकिन दिल्ली से पटना पहुंचे सम्राट चौधरी नीतीश के बारे में क्या राय रखते हैं, जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है क्या कई दल होकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज्यादा पार्टी नहीं बन रहा। बिहार में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार से अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो। सम्राट चौधरी को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्म है। बीजेपी पोस्टर के जरिए महागठबंधन के नेताओं को चुनौती दे रही है, तो सत्ता पक्ष के नेता सम्राट को बाहरी कहकर तंज कस रहे हैं। पोस्टर जब अपने ही खर्च पर बनवाना है और अपने ही खर्च पर होर्डिंग लगवाना है, वो कोई सरकारी खर्च तो है नहीं कि भाई इनको प्रोजेक्ट कर दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। अरे भाई अपना पैसा खर्च किया तो आप भी अपना पोस्टर लगवा सकते हैं। भाजपा के सभी जोगी अब भोगी हो गए हैं, इसीलिए जनता भाजपा के किसी जोगी को सत्ता भोगने के लिए सत्ता पर नहीं बैठाएगी। बीजेपी को सम्राट में योगी क्यों दिखने लगे हैं, तो इसकी कुछ वजहें भी हैं, जान लीजिए। दरअसल 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सम्राट चौधरी पर नीतीश के कोर वोट यानी लव कुश को तोड़ने की जिम्मेदारी है। सम्राट चौधरी युवा और जोशीले नेता हैं, पीएम के पसंद हैं। बिहार में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त करने की बड़ी चुनौती है। योगी मॉडल का मतलब हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस से है। बुलडोजर एक्शन से यूपी में जन सेवा को सर्वोपरि बनाया गया। यूपी में बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है और इसी को लेकर बीजेपी अति उत्साहित है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीसा भारती पेश हुई। कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। 8 मई को सुनवाई की अगली तारीख है। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती सशरीर कोर्ट में पेश हुई, जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से पेशी में छूट मिल गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने को कहा। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। इसी मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई ने भी हाल ही में पूछताछ की है और सीबीआई की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 2 से 3 हफ्ते में सीबीआई इस केस से जुड़े मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई को यह समय दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। इससे पहले 15 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसपे तीनों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। आपको बताएं,
ये 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराया गया। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराई गई और जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने दावा किया था कि रेलवे की प्रक्रिया का उल्लंघन करके अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई थीं। इसी मामले में 10 मार्च को लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी और करोड़ों रुपए का सोना और नकदी मिलने का दावा किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी राहत मिली है। सासाराम के एमपी एमएलए कोर्ट ने कुशवाहा को जमानत दे दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान करगहर में एक सभा करने के आरोप में उपेंद्र कुशवाहा पर केस दर्ज हुआ था। कुशवाहा कोर्ट में हाजिर हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। करगहर थाने में एक केस मेरे ऊपर लॉन्च हुआ था। केस बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन कोर्ट का सम्मान करना है तो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए हम अच्छा निर्णय हुआ है। निर्णय उसमें नहीं था, बेल की बात थी, बेल गारंट हुआ है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आज अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां से उनके भदोई स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। आकांक्षा की मां अक्षरा सिंह से लिपटकर खूब रोती हुई दिखाई दी। इस मौके पर अक्षरा सिंह भी काफी भावुक नजर आईं और आकांक्षा की मां को गले लगाकर ढांढस बंधाया। अक्षरा ने कहा कि आकांक्षा बेहद बहादुर लड़की थी और अच्छा काम भी कर रही थी। हमें आकांक्षा के परिजनों की मदद करनी चाहिए। आकांक्षा की मां ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक बात कहूंगी कि सब कोई आप लोग मिलके उसकी मदद करिए। एक बात कहूंगी कि सब कोई आप लोग मिलके उसकी मदद करिए। हमारी लड़की को न्याय दिलाइए। अब तो मैं बेसहारा हो चुकी हूँ। संजय सिंह समर दोनों कस्टडी क्यों नहीं पुलिस ले रही है? कौन सा ऐसा बिल बन गया छूट गया जो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है? अब तो मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच चाहिए मुझे। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने हरदी पंचायत के दबंग मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। मुखिया पर पंचायत सचिव के साथ मारपीट का आरोप है। पंचायत सचिव ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मुखिया साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गिरफ्तारी उनकी आवाज से हुई है। ये मामला कोई मारपीट का था। सीओ को जाकर उनके दफ्तर में मार दिए थे। ये अभी वर्तमान मुखिया है, जो उनको अब पकड़ कर यहाँ पर लाया गया और न्यायालय में प्रस्तुत कर उनको कारागार में भेजा जाएगा। घोटाला को उजागर करना, सरकार की पैसा घोट गया पंचायत सचिव, वो भी बैक डेट में। वह मुखिया हार चुका था और यह पंचायत सचिव जो है अपने से तबादला करके भागा और 1 करोड़ 20 लाख रुपया की निकासी कर ली गई। और युवक को गोली मारने के मामले में जहानाबाद के एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने आरोपी एएसआई मोहम्मद मुमताज को अरेस्ट करवाकर जेल भेज दिया है, जबकि थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मुंह बांधकर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे इस शख्स को देखिए। ये कोई नामचीन अपराधी नहीं, बल्कि एक पुलिस वाला है। जी चौंकिए मत, अपराधी की तरह कोर्ट में ले जाया जा रहा ये शख्स एक दारोगा है। नाम है मोहम्मद मुमताज। मोहम्मद मुमताज वही एएसआई है जिसने जहानाबाद में एक युवक को गोली मार दी थी। न्यूज़ 18 पर खबर चली तो एसपी ने संज्ञान लिया और ओकरी थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया। और यहाँ पे बिल्कुल अवांछित था। और जो ये पदाधिकारी इनके बारे में मैंने और भी पता कराया तो पता चला कि पहले भी इस तरीके से कुछ संदिग्ध अपना फायरिंग किए हैं, जो कि उसका लिंक तो स्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन सुनने में ये बातें आई तो इनका पहले का भी चरित्र देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से ही मैंने बोला इनको हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने आरोपी एएसआई को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। एएसआई पर कार्रवाई क्या होती है ये तो प्रोसीजर है, लेकिन फिलहाल
इस कार्रवाई से इतना तो तय हुआ है कि दोषी चाहे जो भी हो उसे बचना नहीं चाहिए। आरोपी एएसआई मोहम्मद मुमताज पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। बता दें कि मंगलवार को सुधीर नाम का लड़का बाइक से जा रहा था। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका तो लाइसेंस ना होने की वजह से वो भागने लगा, जिसके बाद एएसआई ने पीछा कर उसको गोली मार दी। डॉक्टरों ने लड़के की शरीर से गोली निकाल दी है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर भव्य तैयारियां की गई हैं। पटना के करीब 50 शोभा यात्रा इस डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी कोलकाता से आए कलाकार चलंत झांकी में शामिल होंगे। पटना के जैन मंदिर में क्या है तैयारी, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। कल रामनवमी है और रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा की तैयारी काफी जोरों में है। डाक बंगला चौराहा पर करीब 50 शोभा यात्रा पहुंचेंगे और इस शोभा यात्रा का आप देख सकते हैं, उसकी एक झांकी है। किस तरह से जो कलाकार हैं वो शोभा यात्रा की तैयारी कर रही है, वो इसकी झांकी है। पूरे तरह से राम, हनुमान, रावण सबकी मूर्तियां बंगाल से मंगाई गई हैं और खासियत है कि हर साल यहाँ से इस तरह की झांकी यहाँ से निकाली जाती है और कल यहाँ पर 4 बजे के करीब यहाँ से झांकी निकाली जाएगी और ये जैन मंदिर के पास से झांकी ये निकलेगा और ये झांकी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचेगा। रामनवमी पूजा समिति के द्वारा वहां पर आयोजन किया जाता है और करीब 50 शोभा यात्रा इस बार निकलेगी और उसी में यहाँ से भी एक जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकलेंगे। क्या है इस बार? 13 साल से, पिछले 13 साल से जब शुरुआत हुआ था तो उसमें मीठापुर का एक नाम था और आज उस समय से आज तक सबसे अच्छी झांकी के मामले में मीठापुर। इस बार कलकत्ता का झांकी ये आया है और कानपुर से चला है झांकी जो राम विवाह कराएगा। हनुमान और बानर सेना का दृश्य है और उसके अंदर सैन्य कक्ष के अंदर, रावण का सैन्य कक्ष के अंदर जो अप्सरा डांस होता है वो भी होगा। उसके साथ साथ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस झांकी में प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे पिछले बार हम लोगों ने बाबा बुलडोजर लाए थे, यूपी वाले बाबा, तो इस बार धीरेन्द्र जी को ला रहे हैं। और कल देर शाम यहाँ से झांकी निकलेगा जो कई मार्गों से होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचेगा और वहां पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में झांकी को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बिहार की सीमा से सटे नेपाल का वीरगंज बाजार को अब पूरी रात खोलने की योजना बन रही है। यहां के पुराने मंदिर को पर्यटक स्थल बनाने का काम तेजी से जारी है। कोरोना के कारण ठप पड़े कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए नेपाल सरकार नई पहल कर रही है। अब वीरगंज बॉर्डर से रात में भी बिहारवासी आ जा सकते हैं। अब हम लोग वीरगंज को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि कमती में जो भारतीय पर्यटक लोग जो वीरगंज आते हैं, कमती में 2-3 दिन वीरगंज में स्टे करें। वो देर से हम लोग ने पर्यटकीय हब तो बना ही रहे, उसके साथ साथ एक रात्रि बाजार का हम लोग ने जो कंसेप्ट लाया हुआ है उसको ट्रायल बेसिस के आधार पर हम लोग ने यही आने वाले आपको 13 तारीख को, अप्रैल 13 तारीख को हम लोग ने रात्रि बाजार 3 दिन के लगाने की हम लोग ने शुरुआत कर रहे हैं। और इसी बीच सुपौल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक बार फिर से तेजाब कांड हुआ है। पैसे के लेन देन में तेजाब फेंका गया। मामला जदिया थाना के रघुनाथपुर का है। घटना में 3 बच्चे समेत 9 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 7 लोगों को रेफर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 चचेरे भाई के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर ये तेजाब कांड हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फेंक लगे सर, वो फेंक लगे तेजाब। कितने आदमी पे फेंका है तेजाब? सब आदमी पे फेंक लगे। ना के डिब्बा में लाके ना करे। कौन है वो?
छोटका ससुर के बेटा छिए। काहे फेंकते जा? दोनों दियादी लड़ाई करे रहे पैसा के मैटर में, यो लाठी लाके दगले, वो लाठी लाके दगले, बस तिताब छीटे लागले। नहीं छीटा हूँ, वो भी हाथ में रखा हुआ था, हम भी रखे हुए थे, ये नहीं बोल रहे हैं। पहले मेरा जो है, मैं 2 ही आदमी था, मेरा पापा था, हम थे, वो 3 बापू था, हमको यहाँ मारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।